श्याम को भाया जेडीयू का तीर, यानी कि इस्तीफे के और उसके बाद फिर इस्तीफे के पहले केसी त्यागी के 5 बड़े बयान आपको सुनाएंगे और फिर आपको बताएंगे आरक्षण पर धरना वाली सियासत के बारे में, ये भी आपको डिटेल में समझाएंगे और फिर आपको झारखंड में मौत की दौड़ के बारे में बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी भर्ती है जिसमें दौड़ रहे अभ्यर्थियों की मौत हो जा रही है। इसे भी आपको आगे डिटेल में समझाएंगे और इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें होंगी जो कि आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए, खबर तो समझिए। पूर्व मंत्री श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के जेडीयू ऑफिस में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू ज्वाइन करते हुए श्याम रजक ने कहा कि उन्हें आरजेडी में घुटन हो रही थी। नीतीश कुमार के साथ काम करना श्याम रजक ने सौभाग्य बताया। मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। बिहार विधानसभा के चुनाव भले ही अगले साल हो, नेताओं के इधर से उधर और उधर से इधर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और पूर्व आरजेडी नेता श्याम रजक एक बार फिर जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के जेडीयू ऑफिस में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू ज्वाइन करते हुए श्याम रजक ने कहा आरजेडी पर निशाना साधते हुए कि उन्हें वहां पर घुटन हो रही थी। मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। जेडीयू नेताओं ने भी पूरे गर्मजोशी के साथ श्याम रजक का पार्टी में स्वागत किया। एक बड़ा अपील श्याम जी का हमेशा इन सब वर्गों में रहा है, बड़ा काम रहा है, पुराने आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, तो जनता दल परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूं। आज श्याम रजक की गिनती बिहार के बड़े दलित नेताओं के रूप में होती है। फुलवारीशरीफ से 6 बार विधायक रहे। श्याम रजक की सियासी सफर की शुरुआत लालू प्रसाद की पार्टी से हुई। हालांकि वो इसके पहले 2009 में भी आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आ चुके हैं। श्याम रजक लालू राबड़ी सरकार के साथ नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। श्याम रजक के पार्टी ज्वाइन करने के बाद जेडीयू नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि और भी कई नेता उनके संपर्क में हैं। आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी कई लोग आए हैं, तो इस तरह से लोग आते ही रहते हैं और कई लोग जो है वो चाहेंगे कि आकर के ज्वाइन करें। श्याम रजक के जेडीयू में आने से खुद उनको कितना फायदा होता है और जेडीयू को कितना फायदा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आइए अब श्याम रजक की राजनीतिक यात्रा को जरा समझते हैं। तो देखिए, श्याम रजक साल 1995 में आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तब से लेकर के लगातार 4 चुनाव वो आरजेडी की टिकट पर ही लड़ते भी हैं और जीतते भी रहे। लेकिन साल 2005 में आरजेडी यानी कि लालू परिवार बिहार की सत्ता से बाहर हो जाता है और ऐसे में साल 2010 का विधानसभा चुनाव होने वाला था। 2010 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, 1 साल पहले 2009 में श्याम रजक ने आरजेडी छोड़ दिया और जेडीयू में शामिल हो गए। 2010 में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने श्याम रजक को मंत्री भी बनाया, लेकिन उसके बाद 2015 का जब चुनाव आया, नीतीश कुमार महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े थे। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद श्याम रजक को मंत्री नहीं बनाया गया और ऐसे में आरोप लगता है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के दबाव में श्याम रजक को मंत्री नहीं बनाया गया था। अब देखिए, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन धीरे धीरे श्याम रजक का जेडीयू और नीतीश कुमार से मोह भंग होता रहा। श्याम रजक ने पार्टी की नीतियों के खिलाफ कई बयान दिए और साल 2020 में विधानसभा चुनाव के पहले श्याम रजक जेडीयू छोड़कर के एक बार फिर से आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन आरजेडी में ना तो उन्हें विधानसभा का टिकट मिला और ना लोकसभा का टिकट मिला और ना विधान परिषद का सदस्य उनको बनाया गया और ना ही राज्यसभा उनको भेजा गया। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आरजेडी में लगातार हो रही उपेक्षा से श्याम रजक नाराज चल रहे थे और आरजेडी में हो रही उपेक्षा से तंग आकर के ही श्याम रजक ने 22 अगस्त यानी कि बुधवार को आरजेडी छोड़ दी और 1 सितंबर को उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी की विदाई का कारण उनके कई बयानों को माना जा रहा है, जो कि अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे। टीवी चैनलों पर जेडीयू का चेहरा बन चुके केसी त्यागी अब न्यूज चैनलों पर कुछ कम ही दिखेंगे, क्योंकि केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। केसी त्यागी के स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है, तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ। केसी त्यागी के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान भी सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केसी त्यागी ने व्यस्तता की वजह से पद से इस्तीफा दिया है और उनकी सूचना उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दे दी थी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनका पास समय की कमी है, इसलिए इस पद पर। जेडीयू की ओर से कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन सूत्रों की माने केसी त्यागी की विदाई का कारण उनके कई बयान बन गए, जो अक्सर तो इस्तीफा देने की वजह निजी है या फिर इसके पीछे वजह है व्यस्तता, इसके बारे में संशय बना हुआ है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से इस्तीफे के कुछ दिन पहले से दिए जा रहे बयानों को इसका वजह माना जा रहा है। केसी त्यागी का इसी वजह से इस्तीफा लिया गया। आइए उन 5 बड़े बयानों को जानते हैं जो केसी त्यागी ने कुछ दिनों पहले दिए थे, वो आपको बताते हैं एक एक करके। पहला बयान, इजराइल युद्ध पर विपक्ष का समर्थन। जब केसी त्यागी ने हाल ही में इजराइल हमास युद्ध पर विपक्षी नेताओं के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया था और इस बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि उनको नहीं देना चाहिए। दूसरा, लेटरल एंट्री पर अपनी राय व्यक्त की। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती रही और इसको भी कहा जा रहा था कि वो बयान जो है उनको नहीं देने चाहिए। तीसरा, SC/ST आरक्षण पर अपने उन्होंने विचार रखे अलग से और इसको लेकर के भी वो काफी विवादित बयान माना जा रहा है। चौथा, वक्फ संशोधन बिल पर भी उन्होंने बयान दिए जिससे ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी के विरोध में बातें कर रहे हैं, यानी कि वो लाइन क्रॉस करके बात कर रहे हैं। पांचवा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुल करके उनका बोलना। केसी त्यागी ने खुल करके कहा था। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा उठाया तो केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है लेकिन व्यापक परामर्श चाहती है। उन्होंने कहा कि ये 2017 में कानून आयोग को लिखे अपने पत्र में खुद नीतीश कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया था और ऐसा हम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि उनके दिए गए बयानों की वजह से उनका इस्तीफा लिया गया है और किसी और को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज धरना दे रहे हैं। देखिए, आरजेडी के धरना को एनडीए नेताओं ने नौटंकी बताया है। दिल्ली हम लोग जाएंगे, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं। जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। आरक्षण पर एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमाने की कोशिश हो रही है। आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए आरजेडी नेताओं ने जिला मुख्यालयों से लेकर पटना तक धरना दिया। इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए।
आरजेडी के धरना प्रदर्शन पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। नौकरी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव की मांग और आरजेडी के धरना पर बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने तो पहले ही 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा कर दी है। तेजस्वी यादव बस आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर झूठी वाहवाही बटोरने में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपील कर चुकी है और जहां तक जातीय जनगणना का मामला है, ये देश के प्रधानमंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे, इसमें कहां दूंगा। आरजेडी के धरने पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसा है। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास जब पावर था और वे सरकार में थे तब उन्होंने पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिया था, अब राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट का कुछ आदेश आया है, उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार में भी बात कर रहे हैं। अब पूरे मामले को समझिए। बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया गया था। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण को बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने केंद्र से भी बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है, लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर मांग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए धरना दिया है, जिस पर सियासी माहौल गर्म है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरक्षण पर धरना वाले सियासत को अब जरा समझिए। देखिए, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा राजनीति होती रही है और आरक्षण के जरिए वोट बैंक मजबूत किया जाता रहा है हमेशा से ही। और कुछ दिनों पहले बिहार में जाति गणना कराई गई। जाति गणना के आधार पर बिहार में बढ़ाई गई थी आरक्षण की सीमा। हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा और आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया था और इसे बढ़ाने का फैसला जो है रद्द कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। तेजस्वी यादव की मांग है कि इस फैसले को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर के आरजेडी ने 1 दिवसीय धरना दिया। हालांकि देखिए, बिहार सरकार पहले ही केंद्र से इस कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर चुकी है। एनडीए नेताओं का कहना है कि सियासी फायदा उठाने के लिए आरक्षण पर सियासत का आरोप लगाया जा रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि केवल नौटंकी कर रहा है आरजेडी, जबकि इस मामले को पहले ही बिहार सरकार उठा चुकी है। एनडीए सरकार इस मामले को केंद्र सरकार के सामने रख चुकी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में सियासत जारी है। महाविकास आघाड़ी ने इसे मुद्दा बनाते हुए मुंबई में प्रदर्शन किया और मुंबई के हुतात्मा चौक से बाला साहेब ठाकरे चौक तक महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने का मुद्दा महायुति के परेशानी का सबब बनता जा रहा है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने रविवार को हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार के कार्यकर्ता शामिल हुए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों का कहना है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा का टूटना महाराष्ट्र का अपमान है और उनके अभिमान पर प्रहार है। राजनीतिक है ना स्टेटमेंट, भाई प्रधानमंत्री हर स्टेटमेंट राजनीतिक करते हैं। इतनी संवेदना होती तो मणिपुर में जाते। पुतला गिरने के बाद में भी कल परसों आए तब माफी मांगने, वाड़वन के लोगों को भी माफी मांगनी पड़ेगी एक दिन, ये ध्यान में रखना। पंतप्रधान मोदी जी ने माफी मांगी, वहाँ 1000 लोगों के सामने मुट्ठी उठा के माफी नहीं मांगते हैं। ये महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, शाहू फुले अंबेडकर की धरती है। वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके उधर क्यों नहीं गए मालवन में? वहाँ मत्था टेकना चाहिए।
राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने MVA पर राजनीति करने का आरोप लगाया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है, लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज़्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। आज आंदोलन हो रहा है, पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। आपको बता दें कि इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। भले ही प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया और माफी भी मांगी, लेकिन विपक्ष इस मसले से सियासी फायदा उठाने की जुगत में जुट गया है। फिलहाल छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के गिरने का मसला महाराष्ट्र में गरमाया है, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए दौड़ हो रही है, जिसमें शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने से अब तक 11 की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं, जिसको लेकर इस दौड़ की टाइमिंग और व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए दौड़ शुरू हुई तो अभ्यर्थियों की उम्मीद जगी कि रेस में सबसे आगे निकलकर वो नौकरी ले लेंगे, जिंदगी संवार लेंगे। लेकिन कई अभ्यर्थियों के लिए ये दौड़ मौत की रेस साबित हुई। जिंदगी की डोर टूट गई तो कई अब भी अस्पताल में पड़े हुए हैं, टूटे सपनों का हिसाब लगा रहे हैं। सबसे अधिक मौत का मामला अब तक पलामू से आया है, जहां 4 की मौत हो चुकी है। नौकरी के लिए मौत से भिड़ने वाले अभ्यर्थी इसके पीछे एक बड़ी वजह गर्मी और प्रशासनिक कुव्यवस्था भी मान रहे हैं। जब फर्स्ट बार बेहोश हुआ तो उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया, जब कोई डेट हुआ तब ध्यान दिया जा रहा है कि दौड़ 10 बजे तक फाइनल करो और पहले 10 बजे से दौड़ चालू करो। मौत की वजह गर्मी के अलावे कई और भी चीजें बताई जा रही है। डॉक्टरों को शक है कि नौकरी की रेस में आगे निकलने के लिए कई अभ्यर्थियों ने क्षमता बढ़ाने वाले स्टेरॉइड जैसी उत्तेजक दवा, इंजेक्शन या ड्रिंक का इस्तेमाल किया होगा, जिसका साइड इफेक्ट वो नहीं झेल पाए। कुछ अभ्यर्थी भी ऐसा ही मान रहे हैं। सर मेडिसिन के कारण हो रहे हैं सर, मतलब कोई दवा ले रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं। सिपाही बहाली के लिए दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत पर सीएम ने संज्ञान लिया तो दौड़ की टाइमिंग में बदलाव किया गया, लेकिन इस पर अब राजनीति शुरू हो गई। राज्य की सरकार की संवेदना जो है पूरी तरह से मरी हुई है, ये पूरी तरह से एक तुगलकी सरकार के रूप में आगे बढ़ रही है। मेरा यह मांग होगा सरकार से कि जो पीड़ित परिवार है उनको अविलंब कुछ मुआवजे की घोषणा करे। अब जिनके साथ दुर्घटना घटित हो गई उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, परंतु क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हम बहाली लेने का प्रयास कर रहे हैं, हम नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं, हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह गंभीरता का विषय है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। आखिर किन परिस्थितियों में अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी और इतनी बिगड़ गई कि मौत हो गई, इन सब का जवाब प्रशासन और विभाग को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।